नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भूकंप विज्ञान की अगली क्लास को लेकर। पहली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भूकंप क्या होता है और भूकंप आता है उसके कारण कौन कौन से हैं। आज अपन चर्चा करेंगे भूकंप कितने प्रकार का होता है, कितनी गहराई से भूकंप की उत्पत्ति होती है और भूकंप का वितरण यानी किस किस भागों में, कौन से भागों में भूकंप ज़्यादा पाया जाता है, कौन से क्षेत्रों में भूकंप कम पाया जाता है। तो अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले भूकंप के प्रकारों की। भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार और भूकंप के प्रकारों के तहत अपन ये बात देखें कि इस भूकंप को किस आधारों पर विभाजित करें। प्रकार को तीन भागों में अपन विभाजित करते हैं। तीन भागों में आपको बहुत सरलीकरण तरीके से, एक तो अपन समझते हैं कारण के आधार पर भूकंप, यानी किस कारण से भूकंप आते हैं, कारण के आधार पर। दूसरा अपन समझे गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर। और तीसरा अपन समझते हैं स्थिति के आधार पर भूकंप। स्थिति के आधार। अब देखो, कारण के आधार पर भूकंपों को बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं अपन गहराई के आधार। गहराई के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था गुटेनबर्ग और रिटर। यानी कि गहराई के आधार पर भूकंप तीन प्रकार के होते हैं, ये बात बताई थी गुटेनबर्ग और रिटर ने, और इन्होंने तीन प्रकार बताए। एक तो बताए सामान्य भूकंप, तो सामान्य गहराई का भूकंप है वो। उसके बाद में कहा कि कुछ भूकंप है जो मध्यम गहराई से आते हैं, गहराई भी इन्होंने बताई है, मध्यम गहराई से आते हैं। कुछ भूकंप है जो अधिक गहराई से आते हैं। अधिक गहराई से आते हैं। सामान्य भूकंप का इन्होंने मतलब बताया कि जो भूकंप 50 किलोमीटर गहराई तक आते हैं, यानी कोई भूकंप यदि 5 किलोमीटर गहराई से उत्पन्न होता है, 20 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न होता है, यानी उसका भूकंप उत्पत्ति या भूकंप मूल जो है वो केंद्र भूकंप वाला है, वो यदि 20 किलोमीटर है, इसका मतलब वो सामान्य भूकंप है। दूसरा इन्होंने बताया कुछ भूकंप होते हैं जो 50 किलोमीटर से लगाकर 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर है ना, वहां तक के हैं। और कुछ भूकंप होते हैं जो 700 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है मित्रों कि जो भूकंप अधिक गहरा होता है ना, ये जो 700 किलोमीटर, ये बहुत कम होते हैं, बहुत कम। सामान्य रूप से एक ओल्ड हेम विद्वान था, विद्वान का नाम था ओल्ड हेम, ये आप एक को थोड़ा सा याद रखना है, ओल्ड हेम, ओल्ड हेम। इन्होंने इटली देश के लगभग 5605 भूकंपों का विस्तृत अध्ययन किया, और उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष अपनी रिपोर्ट में ये निकाला कि अधिकांश जो भूकंप है वो सतह के ऊपरी भाग से लगभग 8 किलोमीटर की गहराई तक में उत्पन्न होते हैं, यानी 8-10 किलोमीटर की गहराई में उनका भूकंप केंद्र होता है। विश्व में जितने भूकंप आते हैं उसके 90% भूकंपों का गहराई वाला जो बिंदु या उत्पत्ति केंद्र होता है वो 8 से 9 किलोमीटर होता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि विश्व में जितने भूकंप आते हैं उसमें सर्वाधिक जो भूकंप होते हैं वो सामान्य प्रकृति के भूकंप होते हैं, मध्यम उससे थोड़े से ज्यादा होंगे, लेकिन अधिक गहराई के जो भूकंप होते हैं इनको प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। कैसे कहते हैं? प्लूटोनिक, ये नाम आपको याद रखना है, प्लूटोनिक, प्लूटोनिक भूकंप। प्लूटोनिक भूकंप क्या होता है? सबसे गहराई में उत्पन्न होने वाले भूकंप को प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं, और प्लूटोनिक भूकंप की गहराई 700 किलोमीटर तक होती है। और ऐसे भूकंप बहुत कम 2-3 वर्षों में विश्व के किसी कोने में एक आध बार आते हैं, जिनकी सघनता भी ज्यादा होती है। तो ये ध्यान रखिए कि सबसे अधिक गहरा जो भूकंप है वो प्लूटोनिक कहलाते हैं, मध्यम भूकंप, सामान्य भूकंप है वो सबसे अधिक आते हैं। फिर अपन समझते हैं स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर देखिए, स्थिति के आधार पर भूकंपों के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ स्थिति का मतलब है कि वो किस भाग में आते हैं, समुद्र में आते हैं, सागरीय जलीय भागों में आते हैं, या स्थलीय भागों में आते हैं, इसका मतलब यहाँ पर है।
तो अपन ये कह सकते हैं कि दो भाग है स्थल के स्थिति के आधार पर, या तो स्थल भाग पर भूकंप आते हैं या फिर जलमंडल में या जलीय भाग में आते हैं। यहां जलीय भाग का मतलब है महासागर या सागरीय भाग, बड़ी जलराशि, वहां पर भूकंप आते हैं। अब स्थल भाग पर भूकंपों, यहां पर याद कुछ भी नहीं रखना, ये वर्गीकरण याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जल वाले भागों की अपेक्षा स्थल भागों पर भूकंपों की संख्या अधिक होती है। कथन सत्य और असत्य के संदर्भ में आता है कि जलीय भागों की तुलना में स्थल भागों पर भूकंप कम आते हैं, नहीं, स्थल भागों पर भूकंप अधिक आते हैं और जलीय भागों पर भूकंप कम आते हैं। अब जब जलीय भागों पर भूकंप आते हैं ना, तो वहां पर नुकसान कैसे होगा? जैसे जल के अंदर भूकंप आते हैं, भूकंप कब आएगा? जब क्षेत्र कमजोर होगा, महासागर की जो नीचे की तली है उस तली के अंदर भू संतुलन की अव्यवस्था होगी, तली के अंदर कुछ परिवर्तन होगा, तो चट्टानों के अंदर हलचल होगी, जब चट्टानों में हलचल होगी तो तरंगें उत्पन्न होगी। अब वहां पर जलीय भाग है तो तरंगें जल में उत्पन्न होगी, और जब जल में तरंगें उत्पन्न होती है वो इस रूप में ऊपर नीचे अभिनति और अपनति के रूप में चलती रहती है। जो तरंगें समुद्र के अंदर चलती है उसको अपन सुनामी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब महासागरों के अंदर या जलीय भाग में जब भूकंप आता है तो उससे जो तरंगें उत्पन्न होती है उनको सुनामी कहते हैं, या एक लाइन में यूं कह सकते हैं कि महासागरीय भूकंपों को सुनामी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अब थोड़ा सा अपन इस पर चर्चा करते हैं, सुनामी है क्या? तो देखिएगा सुनामी क्या है। वैसे ये सुनामी जो शब्द है ना, ये जापानी भाषा का शब्द है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। किसका? जापानी भाषा का। और इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ दो शब्द, एक तो है सु और एक है नामी, दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। जापानी भाषा में सु का अर्थ होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह, पोर्ट, ये बंदरगाह। और इसका अर्थ, नामी का अर्थ होता है तरंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि सुनामी जो शब्द है वो तो मूलतः जापानी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है बंदरगाह में बंदरगाही तरंगे, यानी सागर में जो तरंगे उत्पन्न होती है उनको जापानी भाषा में सुनामी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह की तरंगे। ठीक है, एक तो ये। फिर इन जब ये सागर में, मान लो इस भाग पर सपोज दैट ये कोई जलीय भाग है, ये जलीय भाग है, और जलीय भाग के इस बिंदु पर यहां से कोई तरंगे उत्पन्न हुई तो वो इस रूप में ऐसे जाएगी, इस प्रकार से जाएगी ऐसे। इनको अपन कहते हैं सुनामी, यानी कि ये अपनति अभिनति, ऊपर नीचे तरंगों के वेव के रूप में चलेगी, इसको अपन कहते हैं सुनामी। अब इसका डिपेंड ये करता है कि ये जिस भी तट से टकराएगी, भाई इसकी समाप्ति कब होगी? जब किसी स्थल भाग के तट से टकराएगी, या तो कोई सागर में उसके सामने द्वीप आ जाए या कोई बड़ा तटीय भाग आ जाए, तब टकराएगी, तब जाके समाप्त होगी। अब ये जिस तट से टकराती है वहां नुकसान पहुंचाती है। मान लो यहां से शुरू हुई ये तरंग इस भाग में जा रही है, और इस तट से जो टकराएगी तो यहाँ के आंतरिक भाग, इस इतने बड़े भाग के ऊपर जल का प्रभाव छोड़ेगी, यानी जलीय भाग से इतने बड़े भाग को नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि सागर से तरंगे उठ रही तो इसकी लहर जो है, तरंग दीदी इसका बहुत लंबा होता है, इस भाग से रवाना हुई, फिर इतना ऊपर का भाग लेगी और फिर ऐसे इस प्रकार से जाती है। तो ये मान लो कोई स्थल से तट से टकरा रही है और स्थल का भाग तो यहाँ पर है, तो इस ऊपर वाले इतने बड़े भाग को वो प्रभावित करेगी। ठीक है, इसलिए आप देखोगे तो जितने भी तटवर्ती देश है उन देशों के अंदर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, यानी वहां पर जन और धन के नुकसान ये ज्यादा करती है। अब ये डिपेंड किस पर करता है कि नुकसान अधिक करेगी या कम करेगी? ये करता है इसकी गहराई पर। यदि कोई तरंग चल रही है, मान लो ये समतल, एक ये सी लेवल है, ठीक, अब कोई तरंग चल रही है, इसका मतलब ऊपर का समुद्री भाग इस प्रकार ऐसे, फिर नीचे वाले समुद्री भाग में फिर इस प्रकार से ऐसे। अब इसमें दो बातें आपको ध्यान रखना है। यदि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, जो तरंग चल रही है उस तरंग की यदि ऊंचाई ज्यादा है, इसका मतलब उसकी गहराई कम होगी। ठीक है, क्योंकि संतुलन तो उसको 5 मीटर है तो वो बराबर रखना है। यदि उसकी ऊंचाई अधिक है तो गहराई कम होगी, यदि ऊंचाई कम है तो गहराई ज्यादा होगी। यदि आप ही सोचो कि जितनी अधिक ऊंची तरंग जाएगी उतने ही अधिक स्थल भाग को प्रभावित करेगी, उतने ही अधिक स्थल के आंतरिक भाग में जाएगी। तो यदि तरंग ज्यादा ऊंची है, इसका मतलब वो तट के एरिया के, तट के आसपास के क्षेत्र को ज्यादा नुकसान पहुंचेगी। अब इसमें एक बात आपको यही ध्यान रखनी है कि सागर के अंदर जब तरंगें चलती है तो तरंगों के चलने की गति अलग अलग होती है। यदि जैसे जैसे केंद्र से आगे की ओर जाती है, जहां पर तरंगें उत्पन्न हुई वहां से तट की ओर जैसे जैसे तरंगें जाती है, वैसे वैसे तरंगों की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, और तरंगों के जो तरंग दीदी है ऊपर नीचे वो भी वेव बढ़ेगा, यानी कि उसकी ऊंचाई बढ़ेगी
और उसका नीचे का गहराई वाला भाग है वो घटेगा। तो जिसकी ऊंचाई अधिक होगी वो तट से टकराएगी, नुकसान ज्यादा करेगी। तो अधिक ऊंचाई और कम गहराई वाली तरंगें अधिक नुकसान करती है, अधिक गहराई और कम ऊंचाई वाली तरंगें वो कम नुकसान करती है। भारत में आपने देखा होगा ये भारत का पूर्वी तट है पूरा का पूरा, ठीक। और यहां पर आप देखोगे तो इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे द्वीप है जिसको अपन अंडमान निकोबार कहते हैं। और यहां पर एक ये सुमात्रा द्वीप है। कौन सा है? सुमात्रा, जो इंडोनेशिया में पड़ता है। और यह है जावा। बात 26 दिसंबर 2004 की है। ये एक लाइन आपको याद रखनी, 26 दिसंबर 2004। हिंद महासागर के सबसे विनाशकारी सुनामी या भूकंप कभी आया सागर के अंदर? 26 दिसंबर 2004 को आया। इसने सुमात्रा द्वीप के पास, सुमात्रा द्वीप जो है इस बिंदु के पास, सुमात्रा के पास से एक तरंग की उत्पत्ति होती है। यहां से इसका केंद्र होता है भूकंप का, और यहां से ये लहरें हैं वो इधर प्रभावित करती है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देती है। और इसका जो प्रभाव है वो भारत के पूर्वी तट की ओर आता है। और यहां पर आपको पता है ये अंडमान निकोबार का सबसे नीचे वाला जो निकोबार द्वीप है, उस निकोबार पर इंडिया पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, सॉरी, इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु। वो आपको पता है कि इस सुनामी के अंदर जलमग्न हो जाता है। आज जो इंदिरा पॉइंट है वो अपने को दिखाई नहीं देता, जलमग्न है। उसका कारण है कि यहाँ की जो लहरें थी, तरंगे थी, उन तरंगे इतनी ऊंची थी कि द्वीपी भाग को डुबो दिया। तो इंदिरा पॉइंट का विलुप्त या इंदिरा पॉइंट नष्ट या समाप्त या जलमग्न कब हुआ? 26 दिसंबर 2004 को। कारण था सुमात्रा जो द्वीप है उसके पास में हिंद महासागर के अंदर सुनामी लहरें उत्पन्न हुई, और उन लहरों का प्रभाव इतना तेज है, हिंद महासागर की सबसे खतरनाक विनाशकारी लहरें हैं, और उसका प्रभाव धीरे धीरे भारत के तट की ओर आया। और भारत के इस तट में लगभग कहते हैं कि 10,000 लोगों की जान ले ली। ये पूरा का पूरा तटीय क्षेत्र प्रभावित हो गया था। कौन सा तट है ये? पूर्वी तट है। तो कहने का मतलब यह है कि सागर में, क्योंकि इसकी प्रभाव ज्यादा क्यों था? प्रभाव ज्यादा इसलिए था कि इस तरंगों की ऊंचाई अधिक थी, गहराई कम थी। जब ऊंचाई अधिक और गहराई कम होगी तो आंतरिक भाग जो है उसके बहुत अंदर तक वो प्रभावित करेगी। तो ये बात तो आपको सुनामी में याद रखनी है। अब देखिएगा अपन कहाँ पढ़ रहे थे। अपन ने गहराई के आधार पर 3 भाग पढ़ा, स्थिति के आधार पर अपन ने 2 भाग पढ़ लिया। एक तो पढ़ा स्थल के ऊपर जो भूकंप आते हैं वो, और एक आते हैं सागर के अंदर भूकंप। और जो सागर में भूकंप आते हैं उससे तरंगें उत्पन्न होती है, जिसको अपन सुनामी कहते हैं, या जिसको अपन सागरीय भूकंप भी कह सकते हैं। अब समझते हैं कारण के आधार पर। देखो, कारण के आधार पर तरंगें उतनी हैं जितनी अपन पहले कारण इसको समझ चुके हैं। इसके अपन ने कारण जो जाना था वो सेम कारण ही, कारण के आधार पर वर्गीकरण। पहला अपन ने ये देखा था कि कुछ भूकंप है वो भ्रंश के कारण आते हैं, तो उसको भ्रंश मूलक कह दिया। कैसा? भ्रंश मूलक। कुछ थे वो टेक्टोनिक प्लेट के कारण आते हैं, तो उसको कह दिया ये विवर्तनिकी है। कैसा है? विवर्तनिकी भूकंप है। कुछ ज्वालामुखी के कारण भूकंप आए तो उसको कह दिया ये ज्वालामुखी जनित भूकंप है। ठीक है, कुछ भी नहीं, नाम याद रखने सेम वो जो पहले थे वो। इसके अलावा और कौन सा? भ्रंशमूलक, विवर्तनिकी, ज्वालामुखी, मुख्य रूप से यही। इनको कहते हैं प्राकृतिक भूकंप। कैसे है ये? प्राकृतिक भूकंप है। इसके अलावा इधर अपन कुछ मानव जनित भूकंप देख सकते हैं। मानव जनित भूकंप यानी मानव की क्रियाकलापों से कुछ भूकंप आते हैं, जैसे विस्फोटक भूकंप। कौन से? विस्फोटक भूकंप। इसके अलावा जब आप सुरंग बनाते हो उनके माध्यम से, या खनन गतिविधियां करते हो उनके माध्यम से भूकंप आते हैं। अब यहां पर एक भूकंप है जिसका नाम है नियात भूकंप। क्या है? नियात भूकंप। अब नियात या निपात भूकंप आता है। ये क्या है? जब खनन गतिविधियां करते हो, जब खदानें वगैरह खोदते हैं तो उस समय बहुत बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, वो उस खदानों का अंदर गिर जाते हैं, जिससे खदानों का अंदर का जो भाग है वो पूरा का पूरा अदृश्यमय हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, धुआं घोर होने शुरू हो जाता है, और उसके किनारे वाला जो क्षेत्र है वहां पर कंपन पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं नियात। इस पूरे भूकंप के अंदर, भूकंप के प्रकार में आपको 2-3 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। एक तो प्लूटोनिक शब्द है, उसको ध्यान रखना है, सबसे अधिक गहराई वाले भूकंप को कहते हैं। एक नियात भूकंप या निपात भूकंप क्या है? खनन गतिविधियों के कारण जो तरंगें या जो कंपन उत्पन्न होती है उसको अपन कहते हैं। और इसके अलावा सबसे अधिक भूकंप कौन सा आता है? वो आता है सामान्य प्रवृत्ति का। और इसमें यदि आप कारण के आधार पर सबसे अधिक बात करोगे तो भ्रंश मूलक है वो भूकंप आते हैं।
ये तो था नॉर्मल सामान्य रूप से भूकंपों का प्रकार। भूकंपों के प्रकार में क्या याद रखना, कारण के आधार पर, गहराई के आधार पर, स्थिति के आधार पर। कारण के आधार पर भूकंप दो प्रकार के हैं, कृत्रिम या मानव जनित और प्राकृतिक। प्राकृतिक जनित के अंदर जो भी ज्वालामुखी के कारण भ्रंशन क्रिया उसके कारण आए वो आता है, उसको कहते हैं। इसके अलावा जो मानव जनित उसमें मुख्य रूप से नियात या निपात है उसको याद रखना है, विस्फोटक है, खनन है, सुरंगों के माध्यम से इस प्रकार की जो गतिविधियां जो मानव के द्वारा होती है उसको कहते हैं। और गहराई के आधार पर गुटेनबर्ग और रीटर है उन्होंने विभाजन किया और उन्होंने 3 प्रकार बताए, सामान्य 0 से 50 किलोमीटर, मध्यम जो 50 से 250 किलोमीटर, और सबसे गहरा या प्लूटोनिक भूकंप है उसको बताया 700 किलोमीटर की गहराई तक के भागों में आता है। स्थिति के आधार पर अपने 2 भाग बताए, एक स्थल भाग पर, एक सागरीय भाग पर। जो स्थल भाग पर आते हैं उनकी संख्या ज्यादा है, सागरीय भागों में महासागरों में जो भूकंप आते हैं उनकी संख्या कम है। हालांकि जब महासागरों में भूकंप आता है तो बहुत विनाशकारी होते हैं, इसलिए सुनामी जो तरंग है इनको सबसे विनाशकारी तरंग माना जाता है। और महासागरों में जो भूकंप आता है उससे जो उत्पन्न तरंगे होती है उसको अपन सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा के एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाही तरंगे। और 26 दिसंबर 2004 की घटना को अपने को याद रखना है। सुमात्रा का जो तट है, सुमात्रा के तट पर ये तरंगे उत्पन्न हुई और उससे किसी विशेष देश का नुकसान सबसे अधिक हुआ तो सुमात्रा के तट के पास इंडोनेशिया देश का नुकसान हुआ, क्योंकि सुमात्रा इंडोनेशिया का हिस्सा है। उसके बाद किसी का नुकसान हुआ है तो भारत का नुकसान हुआ। भारत का इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिण पॉइंट है वो जलमग्न हो गया था। अब अपन समझते हैं इसका वितरण, भूकंपों का वितरण देखते हैं कि भूकंप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। भूकंप वितरण बहुत अच्छे से समझना आपको। भूकंप वितरण, भूकंप वितरण के मुख्यतः 3 भाग हैं, 3 प्रकार की पेटियां पाई जाती हैं। नंबर 1 पेटी पाई जाती परिप्रशांत पेटी। भूकंप की और ज्वालामुखी की सेम पेटियां हैं। परिप्रशांत पेटी, परि का मतलब होता है चारों ओर, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर। दूसरी आती है मध्य महाद्वीपीय, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तीसरा आता है मध्य अटलांटिक पेटी। और चौथा आता है अफ्रीकन दरारी पेटी। अब यहाँ आपको ध्यान एक बात ये रखनी है कि अफ्रीकन जो दरारी पेटी इसको कभी कभी मध्य महाद्वीपीय पेटी इसी का भाग माना जाता है। तो अपन इसके बारे में अब एक एक बारे में चर्चा करते हैं। पहले छोटा सा एक मानचित्र बनाते हैं हाथ से। एक विश्व का मोटे स्तर का विश्व का महाद्वीप है। अब आपको ये पता है कि ये जो भाग है ये भाग इस तरफ आ जाएगा, यानी कि यहां पर प्रशांत महासागर है, यहां पर प्रशांत महासागर है। ये भी सेम इसी से जुड़ा हुआ है, वापस वो भाग शुरू हो जाता है। ये भी प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये इसके नीचे ये हिंद महासागर है। अब देखो सबसे पहली पेटी थी परिप्रशांत, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर। यहां पर थोड़ा सा एक देखिए, यहां पर जापान वगैरह भाग, ठीक है।
या द्वीप है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी का मतलब है प्रशांत महासागर के चारों ओर, इधर प्रशांत, इधर प्रशांत के चारों ओर कौन सा भाग है, ये भाग है, ये भाग है, ये भाग है प्रशांत के चारों ओर। ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो द्वीपीय क्षेत्र है, इन द्वीपों पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं। ये पूरा का पूरा परिप्रशांत है, प्रशांत महासागर के चारों ओर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, ये उत्तरी अमेरिका है, इसका पश्चिम भाग, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम भाग, एशिया है, एशिया का पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर है। जब ज्वालामुखी में आप जाओगे तो इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो यह भूकंप, सबसे अधिक भूकंप यहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं उसका रीजन समझना जरूरी है। आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ पर जब भूकंप आते हैं तो उसके भूकंप के लिए दो कारक मुख्य इंपॉर्टेंट है। एक तो वहां पर नवीन वलित पर्वत श्रेणियां जिस भाग में अधिक होगी वहां पर भूकंप अधिक आते हैं। नवीन वलित पर्वतों के नीचे की जो चट्टानें हैं वो अभी भी गतिशील है। जब चट्टानें हैं गतिशील होगी तो उसके संचलन होगा, जब संचलन होगा तो प्लेटें कमजोर होगी, जैसे ही प्लेटें कमजोर होगी तो उसके अंदर कंपन उत्पन्न होगा, नीचे का भाग ऊपर आने की कोशिश करेगा और उस भाग में कंपन उत्पन्न करेगा। तो ये जो सारे यहाँ पर रॉकी पर्वत है, मान लो ये कौन सा है, रॉकी पर्वत है, यहाँ पर एंडीज पर्वत है, यहाँ पर एंडीज पर्वत है, इधर आप जाओगे तो ये जापान पूरा पर्वतीय भाग है, कुछ भाग ये भाग है, इस भाग में ये पर्वतीय भाग है। दूसरा एक कारक तो ये है, दूसरा कारक क्या है, दूसरा मैंने ये भी बताया था कि जब जल और स्थल भाग दोनों एक जगह संगमन होते हैं वहां पर जलीय प्लेट और जो स्थलीय प्लेट है वो एक दूसरे को गति करती है, क्योंकि अभी सारी प्लेटों की गति होती है। जब दोनों एक दूसरे की गति करेगी तो जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर चली जाएगी, जिससे जो तरल पदार्थ ऊपर का जल है वो इस जो ये दरार बनी इस दरार के भीतर से अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाके गर्म होगा, गर्म होकर बाहर आने की कोशिश करेगा तो चट्टानों का अंदर कंपन उत्पन्न होगी। तो दोनों भाग यहाँ, ये प्रशांत है, यहाँ पर महासागरीय, ये महासागरीय है, ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये प्लेट इधर गति करेगी, ये प्लेट इधर गति करेगी, दोनों जब संग्रहित होगी तो इस पेटी के अंदर, इस भाग के अंदर कंपन उत्पन्न होगा। इसी प्रकार ये स्थलीय भाग है, ये इधर गति करेगी और सागरीय भाग वाली इधर करेगी। जहां पर भी स्थल मिलेगा वहां पर ये ज्यादा दोनों टकराएगी और कंपन की उत्पत्ति होगी। तो विश्व का लगभग 2/3, पूरे विश्व का 2/3 जो भूकंप है वो सिर्फ और सिर्फ किस पेटी में आते हैं, परिप्रशांत पेटी के अंदर आते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी। दूसरी जो है ना, दूसरी पेटी मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी कि महाद्वीपों के वो भाग जहां पर नवीन वलित पर्वत श्रेणी या कोई कमजोर क्षेत्र पाया जाता है, जहां पर भूकंप अधिक आते हैं, महाद्वीपों के मध्य भागों वो कौन सी। तो ध्यान रखिए, आपको ये पता है कि इस भाग के अंदर एटलस पर्वत श्रेणी है नंबर 1। यहां से आप जाओगे तो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में बहुत सारे द्वीप है छोटे छोटे। वहां से आप जाओगे तो इस भाग में आपको आल्प्स पर्वत मिलेगी। आल्प्स पर्वत के बाद में ईरान के, यूरोप और भारत, एशिया की सीमा पर जाओगे आप तो आपको एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी मिलेगी। फिर आप यहाँ पर इधर तुर्की वगैरह में जाओगे तो आपको पोंटास और टोरस वगैरह वो मिलेगी। अफगानिस्तान में जाओगे तो जाग्रस पर्वत श्रेणी भी मिलेगी, हिंदू कुश पर्वत मिलेगी। फिर आप पाकिस्तान में जाओगे तो सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणी मिलेगी। फिर आप यदि भारत वाले भाग में आ जाओगे तो हिमालय मिलेगा, और फिर इधर जाओगे म्यांमार अराकान योमा मिलेगा, और फिर ये मलाया प्रायद्वीप पेटी है। इस प्रकार की ये जो पेटी है ना, ये इस पेटी को कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। कौन सी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये पश्चिमी द्वीप समूह तक, पूर्वी द्वीप समूह तक जाती है ये मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब कौन से भागों को कर रही है, अफ्रीका की इस एटलस पर्वत श्रेणी, भूमध्य सागर के भाग को प्रभावित कर रही है, यूरोप का दक्षिणी भाग है, भारत का हिमालय वाला पर्वतीय क्षेत्र है, और ये भाग है, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है। महाद्वीपों के मध्य से गुजरती है, बहुत बड़ी पेटी है। यहाँ पर मुख्यतः नवीन वलित पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, इसके कारण यहाँ पर भूकंप अधिक आता है। अब भारत में कोई पूछे कि भारत में जो भूकंप आते हैं वो कौन से क्षेत्र में, कौन सी पेटी में आते हैं, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। और भारत सबसे अधिक भूकंप आते कहाँ हैं, कोई पूछेगा तो आपको पता है जहां पर नवीन वलित पर्वत श्रेणियां होगी वहां पर ज्यादा आएगा। और नवीन वलित पर्वत श्रेणी कौन सी, हिमालय, यानी भारत के उत्तरी भाग में अधिक आता है। तीसरा एक है मध्य महाद्वीपीय कटक। मध्य महाद्वीपीय कटक ये रहा, इस भाग में अटलांटिक के अंदर मध्य कटक है। अब देखो, जहां पर नवीन वलित पर्वत श्रेणियां हैं वहां पर यदि भूकंप आ रहा है तो उसके कारण है प्लेटों की अभिसारी गति। लेकिन जहां पर यदि कोई बीच में कटक है और प्लेटों के एक दूसरे दूर जाने की वजह से यदि भूकंप आ रहा है तो वो उसको कहते हैं प्लेट
उसको कहते हैं अपसारी प्लेट की गति। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि मध्य महासागर जो कटक है उसका निर्माण दो प्लेटें जब नीचे एक तरफ खिसकी, दोनों विपरीत दिशा में खिसकी, तो नीचे का भाग है वो ऊपर आया और ऊपर भाग आने पर जमाव हो गया और जमाव होने से महासागरों के अंदर कटकों का निर्माण हुआ। यानी कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने से यहाँ पर भूकंप के झटके आ रहे हैं, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है और मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हो रहा है। प्लेटें दूर जाती है उसको क्या कहते हैं अपन, अपसारी प्लेट की गति। तो ये जो मध्य अटलांटिक कटक है ये तो निर्मित हुआ है अपने जो प्लेटों की अपसारी गति, उसके कारण प्लेटों की अपसारी गति के कारण, जबकि ये जो भाग है ये हुआ है प्लेटों की अभिसारी गति के कारण। ये जो परिप्रशांत पेटी है ये भी प्लेटों की अभिसारी गति के कारण निर्मित हुई है। और देखो अगला कौन सा है, अगला है दरार घाटी। कौन सा, दरार घाटी वाला। अफ्रीका के अंदर आप देखोगे तो इस भाग में, यहां से इतने बड़े भाग के अंदर, अफ्रीका के इस भाग में ये एक पूरी विश्व की सबसे बड़ी दरार घाटी है जो ऊपर यहां पर मृत सागर है। मृत सागर का मतलब जॉर्डन देश, जॉर्डन और इजराइल देश की सीमा पर धरातल का सबसे नीचा गहरा भाग है मृत सागर। उस मृत सागर से लगाकर यहाँ पर अफ्रीका की मालावे झील है, यहाँ 4-5 झीलें, इन झीलों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार पाई जाती है जिसको विश्व की सबसे बड़ी दरार घाटी कहते हैं। अब दरार आपको पता है कब आता है, भ्रंशन की क्रिया से आता है, और भ्रंशन की क्रिया, फॉल्टिंग की क्रिया कब होती है, जब प्लेटें दूर जाती है। दरार दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें जब दूर जाएगी तभी तो दरार आएगी। जब दो प्लेटें दूर जाती है तो उसको अपन अपसारी प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट कहते हैं, अपसारी प्लेट कहते हैं। ये 4 मुख्य पेटियां हैं। अब यहां से प्रश्न क्या बनता, देखिए प्रश्न आता है कि जापान, इंडोनेशिया और प्रशांत महासागर के द्वीप, इनके अंदर जो भूकंप आते हैं वो कौन सी पेटी के शामिल है, परिप्रशांत पेटी का हिस्सा है, 1 नंबर। दूसरा आता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अंदर अधिक भूकंप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिमी तट पर अधिक भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर नवीन वलित पर्वत श्रेणियां पाई जाती है और प्लेटें एक दूसरे की गति करती है, इसलिए यानी नवीन वलित पर्वत पेटियों की उपस्थिति का। तीसरा प्रश्न आता है कि परिप्रशांत पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसमें भूकंप का कारण क्या है। तो आपको पता है सारे नवीन वलित पर्वत है और नवीन पर्वतों की रचना है वो प्लेटों की अभिसारी गति से हुई। तो आप बताओगे यहाँ पर भूकंप आने का मुख्य कारण है प्लेटों की अभिसारी गति के कारण। फिर आता है कि दरार घाटी या ये जो अफ्रीकन भ्रंश घाटी है, इसके अंदर भूकंप आने का कारण क्या है। आपको पता प्लेटें दूर जा रही है तभी तो भ्रंश की क्रिया हो रही है, तभी तो बीच में खाई पड़ रही है, तभी तो दरार पड़ रही है। तो प्लेटों के अपसारी गति के कारण दरार पड़ रही है। फिर आता है महासागरों के अंदर मध्य अटलांटिक कटक है, इसका निर्माण या इसके सहारे जो भूकंप आते हैं वो किसके कारण। आपको पता है कि सागरों के अंदर भी प्लेटें हैं, जब सागरों की प्लेटें दूर हटी तभी तो नीचे का भाग ऊपर आके ये कटकों का निर्माण हुआ है। यानी कटकों के सहारे भी प्लेटें धीरे धीरे खिसक रही है, यानी अपसारी गति की वजह से भूकंप आ रहे हैं। मुख्य ये है, इससे बाहर आपको भूकंप टॉपिक जो है इसमें इससे बाहर कोई प्रश्न मैंने तो आज तक देखा नहीं है, ना आपने देखा होगा और ना इससे बाहर कोई प्रश्न बनता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत की। भारत में सबसे अधिक भूकंप कहां पर आते हैं, इस बात को देखिए। भारत में यदि भूकंप की बात करें कि सबसे अधिक कहां पर आते हैं भूकंप, तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भारत में जो भूकंप आते हैं, जो भारत के कमजोर क्षेत्र है यानी जो नवीन वलित पर्वत श्रेणियों का निर्मित भाग है वहां पर तो भूकंप आएंगे ज्यादा, और जो गोंडवाना लैंड का भाग है, स्थिर भूभाग है और बहुत पहले निर्मित हो चुका है, वहां पर भूकंप आएंगे कम। आपको ये पता है कि अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड की बहुत पुरानी चट्टान है, तो इसके सहारे कभी भी भूकंप के झटके आपको महसूस नहीं होंगे। दक्षिणी भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जिसके अंदर अपन ये कह सकते हैं तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ का भाग भी है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र का पश्चिम भाग को छोड़ दिया जाए तो पूरा महाराष्ट्र है। इन भागों में भूकंप के झटके आपको कभी भी महसूस नहीं होंगे। उसका कारण यह है कि उसने अपनी स्थिरता प्राप्त कर ली है, वहां पर अभी किसी भी प्रकार की प्लेटों के अंदर संचलन या गति नहीं हो रही है, न तो उस पर ज्यादा भार हो रहा है, न वो ऊपर की ओर उत्थान हो रहा है, इसलिए वहां पर भूकंप बहुत कम आते हैं। जबकि गुजरात का कच्छ वाला प्रायद्वीप और हिमालय जो प्रायद्वीप है, हिमालय वाला जो भाग है, इन दोनों के अंदर भारत में सबसे अधिक भूकंप आते हैं और सबसे कम भूकंप आते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी और
जो प्रायद्वीपीय खंड है वहां पर। पूर्वोत्तर भारत में हिमालय का हिस्सा है, वहां पर भूकंप ज्यादा आएंगे। मैदानी भाग में भूकंप ज्यादा आते हैं क्योंकि हिमालय से जो अवसाद लाया जाता है उस अवसाद के द्वारा नदियां अभी भी अपनी घाटियों को गहरा कर रही है, ऊपर का अवसाद है उनको जमाव कर रही है। जमाव करने से धीरे धीरे सदियों वर्षों बाद उसके नीचे की जो प्लेटें हैं वो दबाव महसूस करती है, और जब दबाव अचानक झटका लगता है उस समय भूकंप आता है। अचानक झटका हमेशा होता नहीं है, कभी कभार अचानक झटका आता है, उस समय भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। तो भारत के अंदर यदि सबसे ज्यादा सर्वाधिक भूकंप, भारत में सर्वाधिक भूकंप की बात करें तो एक तो है हिमालय क्षेत्र, एक तो हिमालय क्षेत्र, और दूसरा है कच्छ प्रायद्वीप गुजरात का, गुजरात का कच्छ प्रायद्वीप। ठीक है, इसके अलावा और देखो, न्यूनतम भूकंप, भारत में सबसे कम भूकंप कहां आते हैं? हालांकि भूकंप अपना भारत का भूगोल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, न्यूनतम भूकंप आपको याद रखना है, एक तो आते हैं अरावली पर्वतमाला में, कहां पर? अरावली, और दूसरा आता है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। हालांकि महाराष्ट्र भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, लेकिन महाराष्ट्र का जो पश्चिम भाग है, सागर के किनारे वाला भाग है, उस भाग में, महाराष्ट्र का सागर का किनारे वाला जो भाग है उस भाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उसका कारण वो बताया जा रहा है कि जल और स्थल भाग की जो अंतःक्रिया है उसके कारण होता है, या फिर वो ये भी कहते हैं कि जब गोंडवाना अलग हुआ तो अलग होने से जो ये क्रिया बनी है इसे भ्रंशन के रूप में, एक भ्रंश पठार के रूप में ये भागे, और भ्रंशन क्रिया जहां पर भी होती है वहां पर भूकंप के झटके आते हैं। और महाराष्ट्र में अब तक 2 भूकंप के झटके आ चुके हैं, एक तो 1968 में आया था और एक 1993 में आया था। दक्षिणी भारत के सिर्फ 2 ही भूकंप है, इसलिए याद रखना है आपको। 1993 में जो भूकंप आया उसको कहते हैं लातूर भूकंप, और 1968 में जो भूकंप आया उसको कहते हैं कोयना भूकंप। और MS कृष्णम है, उसने बताया था कि कोयना बांध के निर्माण की वजह से जल का भार अधिक हो गया, जिसकी वजह से कोयना भूकंप है वो उसकी उत्पत्ति हुई थी। ये बात अपन ने कल पढ़ी थी। न्यूनतम और सर्वाधिक भूकंप कच्छ और हिमालय। अब कच्छ प्राय भारत के अंदर और सर्वाधिक भूकंप के बारे में बात करें तो भारत में आज दिन तक का सबसे खतरनाक जो भूकंप भारत में आया वो 1737 में आया था। कहां? कब? 1737 में कलकत्ता में आया था। कहां आया था? कलकत्ता में। और कहते हैं कि 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, इतना खतरनाक था। 1737 में कलकत्ता में भारत का अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप वहां पर आया था। और दूसरा जो भूकंप भारत का सबसे विनाशकारी है वो आया था 26 जनवरी 2001 को, 26 जनवरी 2001 को, और जिसका मुख्य जो केंद्र था वो भुज के पास था। कहाँ था? भुज के पास था। और भुज में केंद्र होने के कारण सबसे प्रभावित 3 जिले हुए, एक तो भुज हुआ, दूसरे जिले का नाम एक अंजार जिला था, और तीसरा एक भचाऊ। 3 जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए। कौन से भूकंप से? 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस के सुअवसर की सुबह की वेला पर लगभग 8:30 बजे के आसपास भुज के अंदर उत्पत्ति केंद्र था भूकंप का, इसलिए सबसे अधिक नुकसान भुज और उसके आसपास के 3 जिले अंजार और भचाऊ, ये 3 जिले है वो प्रभावित हुए। और जिसमें से सबसे ज्यादा नुकसान 3 जिलों में भी यदि पूछे तो भुज को हुआ था। ये नगर ये भी विलुप्त नष्ट हो गए थे। अभी जो भूकंप आए ना, इन भूकंपों की जो तीव्रता बड़ी खतरनाक थी, इन भूकंपों की तीव्रता बड़ी खतरनाक थी। और तीव्रता की यदि आप बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ की तीव्रता 8.1 थी, 8.1 तीव्रता थी रिएक्टर स्केल पर। अभी तीव्रता की क्या भला है, इस पर थोड़े से बात करनी जरूरी है। भूकंप का मापन, एक टॉपिक ले लेते हैं, भूकंप का मापन कैसे करें? भूकंप का मापन, भूकंप का मापन। आपको ये पता है कि भूकंप को मापने के लिए सबसे पहले जो सबसे पहले उपकरण आया उसका नाम था रोसीफेरोल। रोसीफेरोल उपकरण था, लेकिन उसकी मान्यता बहुत कम रही, इसलिए उसका ज्यादा उपयोग नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो विकसित हुआ उपकरण उसका नाम था रोसीफेरोल। कौन सा? रोसीफेरोल। उसके बाद में 1902 में एक आया मर्केली। कौन सा आया? मर्केली, 1902 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कुछ समय के लिए। फिर 1935 में आया रिक्टर स्केल आया 1935 में। यानी कि 3 उपकरण हैं, जिसमें से रोसीफेरोल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता विश्व के किसी भी देश में, इसलिए उसका अपन अध्ययन नहीं करेंगे। मर्केली है, इसका अध्ययन सिर्फ और सिर्फ उपयोग होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और फिर है रिएक्टर। इन दोनों के बारे में अपन देखते हैं। एक तरफ मैं लिख देता हूं मर्केली है, मर्केली रिएक्टर स्केल, और दूसरी तरफ अपन लिख देते हैं रिक्टर।
मर्केली और रिक्टर। अब देखिएगा दोनों में फर्क क्या है। मर्केली जो है, मर्केली कैसे मापन करता है? मर्केली एक स्केल है, पहली बात तो ये सोचो, ये एक स्केल है जिस पर 12 अंक दर्ज है, 1 से 12 तक। यानी 1 का भूकंप आएगा तो भी ये दर्ज करेगा, और 12 की तीव्रता का भूकंप आएगा तो भी दर्ज करेगा। लेकिन इसका भूकंप का दर्ज करने का पैमाना यह है कि आपको प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, आपके सामने प्रत्यक्ष अनुभव हो कि किस स्थान का नुकसान कितना हुआ है। यानी नुकसान के आधार पर उस भाग की हानि कितनी हुई उसके आधार पर होता है। भूकंप के तरंगों की स्पीड कितनी थी उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि एक जगह पर तरंगों की स्पीड यदि मान लो 8 है और वहां पर नुकसान बहुत कम हुआ है, दूसरी तरफ तीव्रता है जो तरंगों की वो 6 है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, तो रिएक्टर स्केल का जो मापन पैमाना है वो 6 वाला जो रिएक्टर पैमाना था उसकी जगह मर्केली का मापन अधिक होगा, जबकि 8 के जो तीव्रता कम नुकसान हुआ है उसकी जगह इसका पैमाना कम होगा। यानी यह नुकसान कितना हो उस हानि के आधार को मापन करता है। जब हानि के आधार पर कोई वस्तु होता है तो उसको अपन गुणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणात्मक। यानी कि ये गुणात्मक पैमाना है। कैसा? गुणात्मक पैमाना है। क्यों है गुणात्मक? क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। किस पर? प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव कैसे? आपके सामने जो काम हुआ है, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है उसका नुकसान कितना हुआ है, स्पीड तरंगों की चाहे कितनी भी थी उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, उस भाग का नुकसान कितना हुआ उस पर डिपेंड करता है, प्रत्यक्ष अनुभव पर। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं हानि पर आधारित है। किस पर है? हानि पर आधारित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और अभी वर्तमान में इसका उपयोग है वो सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर किया जाता है, सिर्फ यूएसए में किया जाता है। तो क्या ध्यान रखना है? ये गुणात्मक स्केल, इधर देखो, ये गुणात्मक है तो ये संख्यात्मक है। कैसा है? संख्यात्मक। या फिर इसको अपन कह सकते हैं ये मात्रात्मक है। संख्यात्मक या मात्रात्मक स्केल है भाई। संख्यात्मक मात्रात्मक स्केल है, और इसके अंदर प्रत्यक्ष अनुभव पर नहीं, तरंगों की तीव्रता देखी जाती है। यानी भूकंप की तीव्रता का मापन होता है। किसका? भूकंप की तीव्रता का मापन। ये बात इंपॉर्टेंट है। भूकंप की तीव्रता का मापन करने वाला स्केल कौन सा? रिएक्टर स्केल। ठीक, इसके अलावा इसके जो अंक होते हैं वो 1 से 10 तक होते हैं। 1 से 10 तक होते हैं। ये 1 और इधर 10। कहीं कहीं पर आपको 0 से 9 मिलेगा जो कि गलत है। एनसीईआरटी किताब 1 से 10 की बात करती है, और इसका जो उपयोग है वो पूरे विश्व में होता है, ऑल वर्ल्ड में इसका यूज किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखोगे? भूकंप के भूकंप का जो तरंग है उसका मापन या भूकंप का मापन करने के 3 स्केल विकसित हुए अभी तक। एक स्केल का नाम तो था रोसी-फेरोल जो सबसे पहले विकसित हुआ, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरा स्केल है वो है मर्केली, तीसरा है रिएक्टर। मर्केली वाला जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यानी आपके सामने नुकसान कितना हुआ, तरंगों की स्पीड कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। नुकसान या प्रत्यक्ष अनुभव या हानि के आधार पर मापन होता है। जब हानि के आधार पर मापन होता है तो उसको अपन कहते हैं गुणात्मक होता है। जबकि ये जो रिएक्टर स्केल है ये संख्या के आधार पर मापन करता है कि तीव्रता कितनी हुई, तरंगों की तीव्रता 7 है, 8 है, 5 है, 6 है, कितनी है, उसके आधार पर उसका अंकन होता है। इसलिए उसको मात्रात्मक या संख्यात्मक मापन कहते हैं। ये भूकंप की तीव्रता मापता है, ये भूकंप की जो हानि हुई है उसका मापन करता है। ये रिएक्टर स्केल है, इसका पैमाना 1 से 10 तक है, जबकि इसका मर्केली है इसका 1 से 12 तक है। मर्केली का उपयोग सिर्फ और सिर्फ यूएसए में होता है, जबकि इसका उपयोग पूरे विश्व में होता है। अब एक और बात ध्यान रखना, मैं कंप्लीट चीजें बता देता हूं, पीछे कुछ भी नहीं रखूंगा। एक बात और ये कि ये जो एक स्केल है रिएक्टर, इस रिएक्टर स्केल ने ये बात बताई है कि यदि 5 से ऊपर, यदि रिएक्टर स्केल में तरंगों की तीव्रता 5 से अधिक है तो भूकंप विनाशकारी होता है, 5 से कम तीव्रता है तो भूकंप का ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। लेकिन इसने ये भी बात बताई कि अब तक दुनिया में सबसे जो तीव्र भूकंप आया है वो 8.9 तीव्रता का आया है। कितना? 8.9 तीव्रता का। इससे अधिक दुनिया में अभी तक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी नहीं गई है। मर्केली स्केल पर अलग अलग हो सकती है, 8.9 रिएक्टर की। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार ये अपन ने आज जो अध्ययन किया बहुत महत्वपूर्ण है। भूकंप के प्रकार का मापन किया, कारण के आधार पर, गहराई के आधार पर, स्थिति के आधार पर। इसके बाद में अपने कारण के आधार पर 2 भाग, फिर भूकंप का वितरण किया। परिप्रशांत पेटी है और इसके अंदर पूरे विश्व का 63% जो भूकंप है वो आते हैं, यानी कि विश्व के 2/3 भूकंप सिर्फ परिप्रशांत पेटी में आते हैं। मध्य महाद्वीप पे आप देखोगे तो आपको 21% मिलेगा। ये मध्य अटलांटिक देखोगे तो आपको विश्व के 10%, और यहाँ पर आ जाओगे तो ये विश्व के 5% है। लेकिन ध्यान रखना, परिप्रशांत पेटी में जो भूकंप आते हैं उसका कारण प्लेटों की अभिसारी गति है, प्लेटों की अभिसारी गति है। मध्य महाद्वीपीय प्लेट जो आते हैं इसमें भी अभिसारी गति है।
लेकिन ध्यान रखना अभिसारी है, यदि अफ्रीकन दरार पेटी को इसमें शामिल करें तो फिर इसके दोनों हो जाएंगे, अपसारी हो जाएगा। इसलिए आपको जब कभी अलग नहीं दिया हुआ हो, ऑप्शन में कोष्टक बना के अलग नहीं लिखा हुआ हो, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी की उत्पत्ति के कारण यदि पूछे, आपको वितरण का कारण पूछे, यहाँ पर क्यों पाए जाते हैं इतने, तो दोनों कारण बताना। प्लेटों की अभिसारी गति भी होती है क्योंकि हिमालय वगैरह ये है, और अपसारी गति भी होती है अफ्रीकन दरार घाटी में, और ये दोनों है ना, इन दोनों के अंदर आपको अपसारी कर देना यदि अलग पूछे तो। ये बात अपन समझ ली। इसके बाद में और क्या समझा, और ये मानचित्र के रूप में अच्छे से समझ लिया। फिर अपन देखा भारत के अंदर भूकंप क्या है। भारत में सर्वाधिक भूकंप हिमालय और कच्छ प्रायद्वीप आते हैं, न्यूनतम अरावली और प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ। महाराष्ट्र के अंदर 2 भूकंप आते हैं। ये बात देखी, भारत में अब तक के जो विनाशकारी सबसे तीव्रता वाले भूकंप है वो 1737 में कलकत्ता में आया था। उसके डाटा अपने पास अभी नहीं है कि कितनी तीव्रता गया, लेकिन लगभग 3 से 3.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर 26 जनवरी 2001 को भुज में जो भूकंप आया, उसका केंद्र भुज था और उसके आसपास 2 जिले थे, अंजार और भचाऊ, वो भी जमींदोज हो गए थे, उस भाग के अंदर दब गए थे। उसकी तीव्रता थी 8.1। भारत का अब तक का दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप है। फिर भूकंप का मापन में 3 स्केल, रोसीफेरल, मर्केली और रिएक्टर। रोसीफेरल का भी उपयोग होता नहीं, इसलिए इसका एक इफेक्ट याद रखना है कि सबसे पुराना है। मर्केली का आपको याद रखना है, यूएसए में इसका उपयोग किया जाता है। ये गुणात्मक प्रवृत्ति का है, कैसा है, गुणात्मक है, और इसमें स्केल 1 से 12 होता है। रिएक्टर ये मात्रात्मक संख्या का है और इसका रिएक्टर पैमाना है वो 1 से 10 तक होता है। ये बातें थी मुख्य रूप से। ये भूकंप का जो टॉपिक है वो तो अपना लगभग यहाँ से हो जाता है कंप्लीट। अब अनुमति दीजिए, हम क्लास करते हैं कंप्लीट। जय हिंद।